नमस्कार। मैं भगवंत कुलकर्णी। परकट सत्य यूट्यूब चैनल में आपका सबका बहुत स्वागत है। आज का विषय जो है, जो मैंने कल आरक्षण के बारे में बोला था, तो आरक्षण का ही विषय अगर हम लोग आगे चलते हैं तो काफ़ी लोगों का मैंने ये देखा है, विशेषकर उत्तर हिंदुस्तान में, कि ये लोग मोदी जी के खिलाफ है या भाजपा के खिलाफ है, क्योंकि आरक्षण में कुछ कटौती नहीं है, या तो आरक्षण में कुछ ये नहीं हो रहा है। सब जो ऊंची जाति के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग जो हैं, इनको कोई सहूलत नहीं मिल रही है, और आरक्षण की वजह से इन लोग का नुकसान हो रहा है। इसलिए कई लोगों ने नोटा चलाया, या तो कई लोगों ने दूसरे पक्षों को वोट दिया। लेकिन दूसरे पक्षों को वोट देने में हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष तो हमारा ये भी विचार नहीं करेंगे, और उनकी जो सारे पक्षों की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उसमें तो हम लोग को बर्बाद कर देंगे ये लोग। जैसे कि अभी आज मैं ये कर रहा हूँ कि मायावती जी की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में। मायावती जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या किया? मायावती जी 2 बार मुख्यमंत्री बनी। एक बार स्वयं के इस पे बनी, दूसरी बार समाजवादी पक्ष के साथ बनी, और तीसरी बार भाजपा के साथ उन्होंने ये किया। लेकिन इसमें अगर आपने देखा तो मायावती जी ने वो दलितों के इस पे चुन के आई थी, तो उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? दलित ऊपर आने के लिए क्या किया? ऊपर आने के लिए खाली आरक्षण ही आरक्षण की ही ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। आज आप अगर आरक्षण का स्टेटस देखोगे, तो आरक्षण में वही लोग वो आरक्षण मिलता रहता है कि जिनको पिछले 2 पुश्तियों से आरक्षण मिल रहा है। नए लोगों को आरक्षण मिल नहीं रहा है, और ये लोग कब्जा करके बैठे हैं। ये लोग, इन लोग को भी ऊपर आने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, और उसमें खाली वो झगड़ा होता है। कोई भी दलित नेता अपने लोगों के लिए या तो पिछड़े लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता है। चाहे आप मायावती ले लो, चाहे आप रामविलास पासवान ले लो, चाहे आप अठोले जी ले लो, चाहे आप प्रकाश अंबेडकर जी ले लो। ये जो स्वयं को दलित नेता कहते हैं, तो ये दलित, तो इन्होंने दलितों के लिए क्या किया है? अभी मायावती जी तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन अंबेडकर साहब तो, उनके पास तो अंबेडकर नाम है, फिर भी वो खुद के ताकत पे चुन के भी नहीं आ सकते। मायावती जी 5 साल उधर ये बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने क्या किया? दलितों के लिए क्या किया? शैक्षणिक व्यवस्था क्या की? डेवलपमेंट क्या किया? नौकरी में रोज़गार के लिए क्या किया है? जो रिजर्वेशन में नॉर्मल कोर्स में मिल जाता है, वैसे दलितों को उधर नौकरियां मिली नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन कौन से दलितों को मिली? जो पिछले 2 पुश्तों से जिनको आरक्षण मिला है, उन्हीं को ही आरक्षण मिला है। आज दलितों का जो मैं आरक्षण के बारे में बोलता हूँ, कि सबसे बड़ी समस्या दलितों को ये है कि उनका खुद का कास्ट सर्टिफिकेट निकालना एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए कई हजारों या लाखों रुपए खर्चना पड़ता है। और कहीं जगह पे तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, वो कहीं यानी महाराष्ट्र में जो ये मराठा समाज है, उनका जो वो कुणबी का सर्टिफिकेट लेते हैं, कई हज़ार लेके रुपए दे के उनको कुणबी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और कुणबी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको ओबीसी की सहूलतें मिलती है। वहीं दलितों को अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए जो भी परेशानी होती है, वो परेशानी बहुत है, बहुत परेशानी है। वो एक तो सर्टिफिकेट निकालना है, और सर्टिफिकेट निकालने के लिए आज उनकी पढ़ने की परिस्थिति में वो नहीं है, तो उनको जो 50 साल पहले उनके जो परदादा थे, परदादा का उनको सर्टिफिकेट लगता है कि वो दलित समाज से है करके। तो आज वो इतने दबे हुए हैं, तो 50 साल पहले उनकी क्या हालत हुई होगी? इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि जो जिनको दो जनरेशन से, 2 पुश्तों से जिनको आरक्षण मिला है, उनकी तीसरी पुश्तों को आरक्षण नहीं देना चाहिए। और उनको, और जो आमदार होते हैं, जो एमएलए होते हैं, जो एमपी होते हैं,
जो आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, इन लोग के फैमिलीज़ को भी आगे के जनरेशन को आरक्षण नहीं देना चाहिए। और एक बार आरक्षण उनको दो पुश्तों में आरक्षण मिल गया और इन लोग को एक बार आरक्षण मिल गया तो आगे उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ही ये लोग आगे चलकर दूसरों को जगह बना सकते हैं और तो ही आरक्षण कम हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे यहाँ हम लोग ने देखा है कि राजकीय यानी पॉलिटिकल आरक्षण भी है। कहीं जगह पे एमपी एमएलए का जो ये है उनको रिजर्वेशन का आरक्षण मिलता है। तो ऐसा होता है कि जिनको रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन है यानी पिछड़े वर्ग का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, वहाँ पे भी एक आदमी 2 बार से ज़्यादा पॉलिटिकल रिजर्वेशन में से खड़ा नहीं होना चाहिए, तो ही दूसरों को ये मिलता है, उसका फ़ायदा हो सकता है। नहीं तो किसी को ही फ़ायदा, इन लोग के एक ही फैमिली के ये रह गए। अभी एसटी का यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का जो आरक्षण है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण में जो आदिवासी पाड़े हैं जहाँ पे ये आरक्षण पॉलिटिकल आरक्षण है, वहाँ पे आपने अगर सर्वे किया तो एक ही घर में से पिछले 50 साल से पहले पिताजी, पहले दादा, फिर पिताजी, अभी बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा, ऐसे एक ही घर में लोग उधर ही होते हैं। तो एक ही घर की जो ये बात है वो तो आरक्षण परमानेंट आरक्षण है। तो उधर किसी को भी एसटी के अलावा एससी को भी नहीं उधर खड़े नहीं रह सकते। तो उनको भी एक आदमी को 2 टर्म ही वो खड़ा रह सकता है राजकीय इसमें, नहीं तो उसको बाहर किधर भी जाकर ये करना चाहिए, क्या बोलते हैं, चुनाव लड़ना चाहिए। तो ऐसी जो बातें हैं ये ऐसी करनी चाहिए तो ही, और इसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लाना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट को अगर हम लोग बोले कि इनका आरक्षण निकाल दो, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट आरक्षण निकालने वाला नहीं है, पहली और मेरी एकदम सीधी बात है। तो हमको जैसा मैंने कल बोला कि हमको आरक्षण में क्या चाहिए, तो हमारी जो शैक्षणिक सुविधा का जो आर्थिक प्रॉब्लम है हमारा, तो उसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट ने मदद करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने हमें लोन देना चाहिए और जो भी आदमी पढ़ना चाहता है और जिसके पास मेरिट है उसको गवर्नमेंट ने लोन देना चाहिए। अभी काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि दलितों में भी या तो ओबीसी में भी अच्छे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास मेरिट भी है, लेकिन हालांकि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो ऊपर आ नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने उनको भी ये देना चाहिए, लोन देना चाहिए और फीस में पैरिटी लानी चाहिए। गवर्नमेंट ने लोन देना चाहिए और लोन वो आदमी ने पढ़ने के बाद 1 साल के बाद उसने आगे चल के क्या बोलते हैं वो लोन की वापसी करनी है और 3% सालाना ऐसे ब्याज से हमको लोन मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमको संघर्ष करना चाहिए और इसके लिए हमको संघर्ष करके हमारा भी फ़ायदा करना चाहिए और दूसरों का भी फ़ायदा करना चाहिए। इतना ही कह के मैं आज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।